बड़ी मुश्किल से तो 1 महीने के मासूम बच्चों को, एक बेटा और एक बेटी, दोनों को ही सुला के जैसे ही काम करने गई कि अचानक ही मेरे पति ने आते ही दोनों बच्चों को खाट के साथ उठा के नीचे पटक दिया। ये देखकर मैं चीखते हुए वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी और जब होश आया तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रश्मि है। अभी मेरी शादी को मुश्किल से 1 साल हुए थे। इन 1 सालों में मेरे पति ने मुझे दुनिया का हर वो गम, हर वो सितम, दुख, दर्द, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती जो मुझे नहीं दिया हो। मन में हजार सपने लेके मैं ससुराल आई थी। मन में एक आस थी कि जो भी मेरा पति होगा वो मेरा सच्चा हमदर्द होगा, मेरे दुख सुख का साथी होगा, वो मुझे समझेगा। लेकिन नसीब का लिखा कौन टाल सकता है। पति मिला अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा, जिसे किसी के दुख से, तकलीफ से कोई भी मतलब नहीं था। मैं उसके लिए बस एक भोग की वस्तु थी, जिसके चलते उसने मेरा दिल से कोई भी लगाव बन ही नहीं पाया था। पति पत्नी का एहसास क्या होता है, ये मैं आज तक उसके साथ समझ ही नहीं पाई थी। सबसे बड़ी बात थी पति को बिगाड़ने के पीछे उनकी माँ, जो हर बार मुझे ये कहती कि पति है तुम्हारा, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर लिया करो, बार बार उससे जबान मत लड़ाया करो। बाहर से जब भी पवन पीकर आता, आने के बाद मेरा हाथ पकड़ के सीधा मुझे लेकर कमरे में जाता और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगता। हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ के बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। मैं कितना भी मना करती, मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, तो भी पवन के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसका डेली का हो गया था। अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा है, जिसे किसी के दुख से, तकलीफ से कोई भी मतलब नहीं था। मैं उसके लिए बस एक भोग की वस्तु थी, जो उसके हिसाब से मैं एक थाली में खाने की तरह थी, ताकि उसे जब भी हवस की भूख लगे उसके आगे खुद को परोस दूँ। उसकी नज़रों में मेरी या मेरी भावनाओं की कोई भी कदर नहीं थी। पवन बाहर घूमता, दोस्तों के साथ पार्टी करता, बाप का पैसा था, रुकने वाला भी कोई नहीं था। माँ डर से दूर रहती थी, हमेशा गलत होते हुए भी बेटे का ही साइड लेती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार भी बेटे को गलत कहा तो वो उल्टा उन्हें ही मारने पीटने लगेगा। इसके लिए पवन के लिए बस बलि का बकरा मैं ही बनी थी। पवन को मुझे तकलीफ़ देने में बहुत ही मज़ा आता था। वो जब भी शराब पीकर आता, मुझे अपने पास बैठाकर मेरे मुंह पर उल्टी सीधी बातें करता। शराब की बदबू से मेरा सर फट जाता, सांस भी नहीं ले पाती, लेकिन वो मुझे ऐसे जकड़ के रखता था कि मैं वहाँ से हट भी नहीं सकती थी। सिगरेट पीता तो उसकी गर्म राख मेरे हाथों पर, मेरे पैरों पर, मेरे कंधे पर, कमर पर डालता। आदत सी हो गई थी उसकी मुझे जलाने की, यहाँ तक कि वो इतना सनकी दिमाग का था कि उसके दिमाग का भी कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी तो मन करता कि भाग जाऊँ यहाँ से, लेकिन जाऊँगी भी तो कहाँ जाऊँगी। मायका भी तो वही था, माँ थी नहीं, बाप था वो भी शराबी निकला। पैसों के चक्कर में इन अमीर जादों को उसने ही तो बेचा था मुझे। हाँ, मैं एक खरीदी हुई दुल्हन थी, जो अपने बाप के नशे का शिकार हो गई। शराब की लत ऐसी लगी कि पैसे के लिए उसने मुझे पवन के हाथों बेच दिया। और पवन की हरकतें ऐसी थी कि दूर दूर तक गांव में उसके लिए कोई भी लड़की नहीं मिलती थी, जिसके लिए उसकी माँ ने एक गरीब घर की असहाय लाचार लड़की को खरीदा था, ताकि वो उसे उसके घर की बहू बना सके। लेकिन ये बात मुझे तब पता चली जब मैं शादी करके इस घर में आ गई थी। शादी से पहले तो मेरे बाप ने मुझसे यही कहा था कि उसकी किस्मत खुल गई है, एक अमीर घर से उसके लिए रिश्ता आया है। सच्चाई का पता तो तब चला जब पहली रात को पवन मेरे कमरे में जाकर शराब के नशे में धुत मेरे बाप की सारी करतूत मेरे आगे बयां कर दी। सारी बातें सुनने के बाद मैं रोती रही, बिलखती रही, और पवन मेरे साथ अपनी मनमानी करके खर्राटे भर रहा था। मायके में बाप शराबी निकला, यहाँ तो पति ही शराबी निकला, और इन दोनों के शराब के नशे में ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई। मैं बलि का बकरा बन गई। कई बार तो जी में आया कहीं भाग जाऊं, लेकिन जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। यहाँ तो कम से कम खाने को रोटी और रहने के लिए छत तो है। मायका भी तो ऐसा नहीं जहाँ मैं जाके रह सकती हूँ। उस शराबी बाप का भरोसा क्या? अगर वो अपनी बेटी को बेच सकता है तो फिर वो मेरे साथ तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तो कम से कम नाम का पति तो है। जब मैं माँ जी के सामने अपने दुख को कहती
तो माँ जी का साफ साफ कहना था, जब वो पी के आता है तो उसके सामने कम बोला करो, जैसा कहता है वैसा किया करो, धीरे धीरे वो बदल जाएगा। देखना, कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तो अपने बच्चों का मुंह देखकर वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। माँ जी की सांत्वना भरी बातें सुनकर थोड़ी सी तो आशा दिखाई देती। वो भी दिन आ गया जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी की खबर मिली। मैं खुश थी कि आज पवन को आएगा तो मैं उसे बताऊंगी कि वो बाप बनने वाला है। शायद कुछ अपनी ज़िंदगी को लेके सीरियस हो जाए, लेकिन पवन ने मेरे साथ जो किया उसे सुनकर आत्मा भी काँप उठेगी। जैसे ही रात को मैंने पवन को बताया, पवन मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम बाप बनने वाले हो, पवन उठकर चुपचाप किचन में गया और वहाँ से कैंडल लेकर आया। लाइट होते हुए भी उसके हाथ में कैंडल देख मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, लाइट है फिर कैंडल क्यों लाए हो? पवन ने मुझे बिल्कुल चुप रहने के लिए कहा और बोला, आओ आज मैं तुम्हें एक नई चीज़ करके दिखाता हूँ। ये मेरे सेलिब्रेट करने का तरीका है। मैं भी शांत हो गई, क्योंकि पवन ने जिस तरीके से बोला था मुझे लगा शायद पवन कुछ अच्छा ही करेगा। पहली बार थोड़ा सा मुझे पवन की बातों पर यकीन हुआ था। उसकी बातें अच्छी लगी थी। पवन ने मेरे हाथ पाँव को बांध दिया, वो भी इतने प्यार से बोलकर कि तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। मैं भी कुछ नहीं बोली, लेकिन पवन आज बिल्कुल ही बदला बदला सा लग रहा था। उसके बाद उसने कैंडल जलाई और मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट भी मुझे अजीब सी लग गई थी। मैं आंखें फाड़े लगातार उसे देखती। कैंडल जलाने के बाद वो सीधा मेरे पास आया, मेरे बगल में बैठ मेरी साड़ी को ऊपर सरकाने लगा। मुझे पवन की हरकतें बड़ी अजीब सी लगी। मैंने कहा भी, पवन क्या कर रहे हो? उसने फिर से मेरे मुंह को बंद कर दिया और साड़ी को पूरा ऊपर उठाते हुए उसने मेरे पैरों पर, मेरी जांघ पर कैंडल को टेढ़ा कर दिया। सारी गरम गरम कैंडल पिघलकर मेरी जांघ को गिर रही थी। मैं दर्द से तड़पने लगी। मैंने बोला, पवन क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम क्या कर रहे हो पवन? पवन मैं प्रेग्नेंट हूँ। पवन प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन पवन, मैं जितना चीखती, जितना चिल्लाती, पवन को उतना ही अच्छा लगता था। वो ऐसे हैवान की तरह हंसता जाता, जोर जोर से हंसता था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही। पवन ने मेरे हाथ पैर, मेरे गले पर, मेरे चेहरे पर, मेरी छाती पर, यहाँ तक कि मेरे पेट पर भी उसने ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उसने मुझे कैंडल से जलाया ना हो। बेहोश हो गई थी मैं, डर गई थी कि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, लेकिन उस शैतान को कोई भी असर नहीं पड़ा। अगले दिन सुबह ही मुझे होश आया, जब मेरी सास मेरे सामने बैठे आंखों में आंसू लिए मेरे चेहरे पर पानी की छींटें मार रही थी। माँ जी को देखते ही मैं रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। पूरे शरीर पर कैंडल की बूंदें पड़ी थीं। बुरी तरह से डर गई थी मैं, मन में दहशत भर गई थी। माँ जी ने मुझे शांत कराया और बोली, बेटा पवन नशे में था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। बस कुछ दिन और देखना, जैसे ही वो अपने बच्चों का मुंह देखेगा ये सारी हरकतें करना भूल जाएगा। एक के बाद एक आशा की उम्मीद, एक के बाद एक बहाने, एक के बाद एक हौसला माँ जी मेरे अंदर देती गई और मैं भी पत्थर दिल बनी सब कुछ सहती गई, बस इस आशा में कि इस बच्चे का मुंह देखकर पवन सुधर जाए। वो दिन भी आ गया जब मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बच्चों के होने के बाद 2-3 दिन तक तो शांत रहा। ना उसने शराब पी, ना उसने घर में हंगामा किया। बिल्कुल किसी शरीफ ज़्यादा हो गया था। मुझे लगा शायद माँ जी सही कहती थी, मेरी ज़िंदगी अब सुधर गई है। पवन बच्चों का मुंह देखकर सुधर गया है। लेकिन कहते हैं ना, खुशी को नज़र जल्दी लगती है। 2 दिन बीता नहीं कि तीसरे दिन पवन ने अपना रंग दिखा दिया। फिर से वही पीना, वही शराब, वही सिगरेट, वही घर में मारपीट, चीखना, चिल्लाना, सब कुछ शुरू हो गया था। लेकिन एक दिन तो पवन ने सारी हदें ही तोड़ दी। कहते हैं ना, जब तक बात अपने ऊपर है तब तक तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन बात जब बच्चों की आ जाए तो फिर उसे बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी एक माँ के लिए। अभी दोनों बच्चों को मालिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से सुला के मैं किचन का काम ख़त्म करने गई कि अचानक ही पवन आ गया। नशे में धुत, गुस्से में चीखते हुए, चिल्लाते हुए आया और आते ही उसने आंगन में पड़ी खाट पर बच्चों को सोता हुआ देखा और तुरंत ही खाट को उठा दिया, जिससे दोनों बच्चे तड़ाक तड़ाक नीचे गिर गए
और चीखने लगें, चिल्लाने लगें। ये सब इतना तेज हुआ, इतने अचानक से हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। बच्चों को गिरता हुआ देख मेरा दिल धक से कर गया और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो माँ जी दोनों बच्चों को गोद में लिए हुए। बच्चे शांत थे, लेकिन उनके सर पर, उनके माथे पर बड़े बड़े से गुम्मड़ निकल आए थे। मैंने लपकते हुए बच्चों को गोद में लिया। बच्चों का गुम्मड़ देख मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। बात अब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। जब तक बात मेरे ऊपर थी तब तक तो सही था, मैं उसकी पत्नी थी। लेकिन आज बात मेरे बच्चों पर आई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भगवान ना करे एक दिन तो ये मेरे बच्चों को ही मार डालेगा। कुछ सोचते हुए दोनों बच्चों को लेकर मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई। साथ में मैंने माँ जी को भी बोल दिया था कि अगर आपको मेरा साथ देना है तो आप मेरा साथ दो, या फिर अपने शराबी बेटे के साथ ही मार खाते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देना। शायद माँ जी को भी ऐसे हैवान बेटे से तंग आ गई थी, इसलिए वो भी मेरे साथ निकल पड़ी। पुलिस स्टेशन जाकर हमने सारी बातें वहाँ बताई और साथ ही साथ पवन के ऊपर अपने दोनों बच्चों को जान से मारने का आरोप भी लगा दिया ताकि वो लंबे समय तक के लिए अंदर चला जाए। हुआ भी यही। पवन को पुलिस पकड़ के ले गई और माँ जी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, मेरे बच्चों के नाम कर दी, जिसमें पवन का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं था। अब अगर पवन कुछ सालों के बाद वापस छूट के भी आएगा तो हमें कोई भी डर नहीं था, क्योंकि ना उसे हमारे घर में एंट्री मिलेगी और ना ही वो हमारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। अगर उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की तो पुलिस तो है ही। दोस्तों, ज़िंदगी कैसे कैसे रंग दिखा सकती है, कैसे कैसे इम्तहान ले सकती है, ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये तो सच्चाई है। किसी किसी की ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा नर्क बनी हुई है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।